नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की तारीख है 20 जनवरी 2026 और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि अजीब प्रस्ताव की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, अजीब शब्द शायद इसके लिए बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक न्योता भेजा है गाजा मुद्दे को सुलझाने के लिए एक नए बोर्ड में शामिल होने का। सही। हमारे पास इस पर एक डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस है और हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रस्ताव असल में है क्या, इसकी शर्तें क्या हैं। हाँ, और वो शर्तें जो किसी को भी हैरान कर देंगी, और सबसे जरूरी भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो प्रस्ताव है एक गाजा पीस बोर्ड बनाने का, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये सिर्फ गाजा के लिए नहीं होगा। नहीं, ये दुनिया भर के युद्धों को सुलझाने का काम करेगा, एक तरह का सुपर ग्रुप। और इसके चेयरमैन कौन होंगे? जाहिर है खुद डोनाल्ड ट्रंप। ये आइडिया भी पूरी तरह से उनका अपना है। किसी और देश ने इसकी सिफारिश नहीं की है और यहीं से मतलब ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपने कार्यकाल में वेनेजुएला और ईरान पर बमबारी की बातें करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश भी की थी। बिल्कुल, वही इंसान अब दुनिया में शांतिदूत बनकर एक पीस बोर्ड बना रहे हैं। ये बात मतलब कुछ हजम नहीं होती है ना। सही बात है, ये विरोधाभास तो है ही, लेकिन जब आप मेहमानों की लिस्ट देखते हैं तो ये पहेली और भी उलझ जाती है। हाँ, वो लिस्ट तो वाकई चौंकाने वाली है। सबसे पहली बात, इस बोर्ड के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तो न्योता है ही, लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया है। और यही पहली क्या कहते हैं खतरे की घंटी है, खासकर भारत के नजरिए से। एक ही मंच पर एक ही साथ। बिल्कुल, और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और रूस के व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता है। व्लादिमीर पुतिन? हाँ, अब सोचिए, एक शांति बोर्ड जिसमें पुतिन भी सदस्य हों। उस पर पश्चिमी देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी? ये तो आग में घी डालने जैसा है। लिस्ट में अल्बानिया और अर्जेंटीना जैसे नाम भी हैं जो इसे और भी बेतरतीब बनाते हैं। लेकिन जो नाम लिस्ट में है, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी वो नाम है जो लिस्ट में नहीं है। सही पकड़ा। इस लिस्ट से फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपियन देश गायब हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो देश नहीं हैं, ये यूरोपियन यूनियन की धुरी हैं, नाटो के सबसे पुराने सदस्य हैं। उन्हें बाहर रखने का मतलब है कि ट्रंप जानबूझकर पारंपरिक पश्चिमी गठबंधन को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, और अब तक की खबरों के मुताबिक चीन को भी न्योता नहीं भेजा गया है। तो ये कोई G7 या G20 जैसा ग्रुप नहीं है। ये एक ट्रंप क्लब है। यो कहिए कि एक ट्रंप क्लब है जिसके सदस्य वो खुद चुन रहे हैं। तो मतलब वो एक तरह से अपना खुद का G20 बना रहे हैं। लेकिन इस खास क्लब में शामिल होने की एक कीमत है, और वो कीमत शायद कई देशों को पीछे हटा देगी। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बोर्ड में एक परमानेंट सीट पाने के लिए हर देश को कम से कम $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने होंगे। $1 बिलियन? यानी भारतीय रुपयों में लगभग 9,000 करोड़ रुपए। ये पूरा आइडिया ही एक बिजनेस डील जैसा लगता है। हाँ, जैसे आप पैसे देकर शांति की मेज पर एक कुर्सी खरीद रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये वैश्विक कूटनीति का फ्रेंचाइजी मॉडल बनाने जैसा है। आप पैसे दें, पीस क्लब का हिस्सा बने, और बदले में आपको क्या मिलेगा ये पूरी तरह से चेयरमैन पर निर्भर है। हाँ, मतलब ट्रंप की मर्जी पर। लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा से ही लेन देन पर आधारित रहे हैं? बड़े देश मदद करते हैं और बदले में कुछ उम्मीद रखते हैं। और बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है पारदर्शिता और प्रक्रिया का। पारंपरिक कूटनीति में नियम होते हैं, संधियां होती हैं, और देशों की ऐतिहासिक भूमिका भी मायने रखती है। बिल्कुल, शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। इस मॉडल में इन सब बातों को ताक पर रखकर सिर्फ एक चीज को महत्व दिया जा रहा है, पैसा। जिसकी जेब में $1 बिलियन है वो शांतिदूत बन सकता है, चाहे उसका रिकॉर्ड कैसा भी हो। ये संयुक्त राष्ट्र के विचार को सीधे सीधे चुनौती देता है, जहां हर देश की आवाज का महत्व है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और अगर आपको लगा कि $1 बिलियन की फीस ही सबसे अजीब बात है, तो रुकिए, हाँ, कहानी में और भी मोड़ है। इस बोर्ड के जो नियम कानून का ड्राफ्ट सामने आया है वो तो और भी कमाल का है। अच्छा? जैसे इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी, ठीक है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC या न्यूयॉर्क में होगा, ये भी समझ में आता है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि बोर्ड की मोहर यानी ऑफिशियल सील कैसी होगी, ये भी चेयरमैन यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद तय करेंगे।
ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है ना, हाँ, लेकिन ये मानसिकता को दर्शाती है। मतलब दुनिया की शांति की सबसे बड़ी पंचायत की मोहर कैसी होगी, ये भी एक ही व्यक्ति तय करेगा। क्या पता उस पे सोने का टी बना हो। मजाक अपनी जगह है, हाँ। लेकिन ये दिखाता है कि इस बोर्ड में सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होगी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है जवाबदेही का। अकाउंटेबिलिटी। अगर मान लें कि 50 देश भी उसमें शामिल हो जाते हैं और $1-1 बिलियन देते हैं, तो ये $50 बिलियन की भारी भरकम रकम बन जाएगी। इस पैसे का क्या होगा? यही सबसे बड़ा खतरा है। इसकी निगरानी कौन करेगा? इसका ऑडिट कौन करेगा? ट्रंप चाहें तो इससे न्यूयॉर्क में एक शानदार ट्रंप पीस टावर बना सकते हैं। उन्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं। ड्राफ्ट चार्टर में इस पैसे के इस्तेमाल को लेकर कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है। ये पैसा एक ऐसे ब्लैक होल में जा सकता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हाँ, और ये जोखिम सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भारत जैसे देशों की वैश्विक साख का भी जोखिम है। सही बात। अगर हम इस क्लब में शामिल होते हैं और ये फेल हो जाता है या किसी स्कैंडल में फंस जाता है, तो दुनिया में हमारा क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल। और ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि क्या ये एक नए ट्रंप यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत है? इसकी आहट तो सुनाई दे रही है। ट्रंप ने पिछले साल नवंबर 2025 में एक ट्वीट किया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी ने उनके इस बोर्ड के विचार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा था कि यूएनएससी इस आइडिया को स्वीकार और एंडोर्स कर रहा है। हालांकि उस ट्वीट में उन्होंने जिन देशों को धन्यवाद दिया था उनमें भारत का नाम नहीं था। उसकी एक सीधी वजह यह है कि भारत उस समय यूएनएससी का सदस्य नहीं था। हाँ, लेकिन ये भी साफ है कि भारत ने इस बोर्ड का कहीं भी किसी भी मंच पर आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया है। और यही असली सवाल उठता है, अगर ये बोर्ड सफल हो जाता है तो संयुक्त राष्ट्र का क्या होगा? यूएन का पूरा ढांचा? हाँ, जो पिछले 70-80 सालों में बना है, उसे एक व्यक्ति का ये विचार चुनौती दे रहा है। क्या हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां सदस्यता पैसे से खरीदी जाएगी? अगर ऐसा होता है तो ये यूएन के मूल सिद्धांत पर सीधा हमला है। बिल्कुल। जहां कहा गया है कि सभी देश बराबर हैं, मालदीव, नेपाल या श्रीलंका जैसे छोटे देश $1 बिलियन कहां से लाएंगे? तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास दुनिया में शांति पर बोलने का हक नहीं होगा? यही तो सवाल है। ये मॉडल तो सीधे सीधे आर्थिक शक्ति को कूटनीतिक शक्ति में बदल रहा है, जो बहुत खतरनाक है। अब जब हंगरी जैसे कुछ देश इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके हैं, तो सारा दबाव भारत जैसे बड़े देशों पर आ गया है। हाँ। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा है। दुविधा तो है। अगर हम इसके पक्ष में सोचें, तो एक तर्क ये हो सकता है कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। वैश्विक राजनीति बदल रही है, पुराने गठबंधन कमजोर हो रहे हैं। क्या पता ये एक नया शक्तिशाली मंच बन जाए। भारत $1 बिलियन दे सकता है और इस नए हाई टेबल पर अपनी सीट पक्की कर सकता है। ये एक मौका हो सकता है अमेरिका की एक संभावित भविष्य की सरकार के साथ सीधे जुड़ने का। हाँ, और चीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने का भी ये सोचने का एक तरीका है कि कहीं गाड़ी छूट ना जाए। ये एक आकर्षक तर्क लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। अच्छा। इसके खिलाफ जो तर्क हैं वो बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली बात, ट्रंप की अप्रत्याशित प्रकृति। वो कब क्या कह दें कोई नहीं जानता। बिल्कुल। आज वो भारत के दोस्त हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या होगा अगर कल वो इसी मंच से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की तारीफ करने लगे, या किसी ऐसे मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लें जो भारत के हितों के खिलाफ हो? तब भारत क्या करेगा? हम 9,000 करोड़ रुपए देकर एक ऐसे मंच पर फंस जाएंगे जहां हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। और इसका घरेलू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। आप सोचिए, सरकार को, जनता को ये कैसे समझाना होगा कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए एक ऐसे क्लब में दिए हैं जिसमें पाकिस्तान भी बराबर का सदस्य है। विपक्ष इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकता है। इसे भारतीय करदाताओं के पैसे की बर्बादी के तौर पर देखा जाएगा, खासकर अगर ये बोर्ड कुछ ठोस हासिल नहीं कर पाता, और इसके आसार बहुत ज्यादा हैं। तो ये सिर्फ एक विदेश नीति का फैसला नहीं है, ये एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक जुआ भी है। बिल्कुल। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा है, एक जुआ खेलने जैसा है। क्या इस अप्रत्याशित, महंगे और पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित क्लब में शामिल होना भारत के दीर्घकालिक वैश्विक हितों के लिए सही है? या फिर भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना चाहिए? हाँ, और संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित मंचों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इसका जवाब सरकार को बहुत सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। बहुत दूर तक। हमका एक ऐसा शांति प्रस्ताव है जो महंगा है, अजीब है और पूरी तरह से उन्हीं पर केंद्रित है। सही। ये मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती देता है और कूटनीति, जवाबदेही और वैश्विक समानता पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा।
ये प्रस्ताव वैश्विक कूटनीति की स्थापित प्रक्रियाओं को, मतलब बातचीत, सरसम्मति, इन सबको दरकिनार कर एक व्यक्तिगत और लेन-देन पर आधारित मॉडल पेश कर रहा है। और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत जैसे बड़े देश इसे कैसे देखते हैं। हाँ, और क्या प्रतिक्रिया देते हैं, दुनिया देख रही है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए रह जाता है, वो ये है कि क्या ये शांति बोर्ड असल में शांति के लिए है, या फिर ये दुनिया के मंच पर शक्ति का एक नया खेल स्थापित करने का एक तरीका है, जहां नियम और कीमत दोनों एक ही व्यक्ति तय कर रहा है।